गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, ठीक है? कुछ बच्चों को आ जाने तो ज्वाइन हो जाने तो। आज हम लोग ना मेजर टेस्ट के लिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना कि हम लोग ना ट्वेल्थ पढ़ते पढ़ते इलेवेंथ को भी ध्यान नहीं देते। तो ये मेजर टेस्ट इसलिए होता है ना, ताकि आप लोग ट्वेल्थ पढ़ते पढ़ते क्या करो, साथ साथ इलेवेंथ को भी ध्यान में लेके चलो, क्योंकि हमारी जो जेई की एग्जाम्स में तो दोनों आएंगे ना। यस सर। इसलिए रुकते हैं, थोड़ा सा कुछ टाइम रुकते हैं और सभी बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग। इस बार ना आप लोग के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किस चीज का पेपर था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का था ना। मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं आप लोग के। क्या रीजन, क्या गलतियां रही हैं, बताना जरा आप लोग। क्या कमियां रही हैं? बताओ आप लोग, कहीं तो गलतियां रही होंगी ना। बताओगे तभी तो सॉल्व होगा ना। अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इस सर बार आप नमस्ते। लोग के मार्क्स, हाँ, इस बार आप लोग के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। थोड़ा सा रुकते हैं। नंदिनी, आपका ज्वाइन हुआ क्या? हेलो मधुश्री। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। ये बताओ कि आप लोग का जो मेजर टेस्ट हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है या फिर ऑनलाइन हो रहा है? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन। ऑफलाइन ही होगा सर। सर ऑफलाइन। ऑफलाइन कहाँ पे हो रहा है? सर अभी यही पता चला। भी जगह डिसाइड हो गया कहाँ पे हो रहा है? सर वही होना चाहिए जहाँ लास्ट टाइम हुआ था। सर लास्ट टाइम तो जा रहे हो ना दिसंबर में सभी हुआ कोई? था। जी सर, इस सर बार तो ऑनलाइन जाऊंगा। कीजिए। आप लोग सभी कोई जाओ, पता है क्या, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस अलग होता है। इनडायरेक्टली आपको लास्ट में ऑफलाइन ही देना है। तो अगर अभी से जो वो डर होगा वो खत्म हो जाएगा ना, तो आप लोग इजीली अच्छा कर सकते हो। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अगर आप लोग का वो हेजिटेशन एवरीथिंग सही हो जाएगा ना, तो आप लोग अच्छा कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग को ऑफलाइन जाना चाहिए। रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? यस।
रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ टाइम और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। नंदिनी आ गई क्या क्लास में? उसका डिवाइस इशू तो एक बार मैं मैसेज करके पूछता हूँ। थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग बताओ, आपके स्कूल्स वगैरह में एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं क्या? यस सर, मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है। 96 कब स्टार्ट होगा मिड सर टर्म? 25 से हो जाएंगे। 25 से कब स्टार्ट होगा? इसी सितंबर। सितंबर। अगले मंथ। मतलब इस सितंबर के लास्ट मंथ में होगा ना? यस सर। यस सर। कितने दिन का होता है, कितने दिन का होता है ये? सर वैसे एक महीने का होगा सर, 21 रहेंगी। क्या? तो लास्ट पेपर 21 तारीख को, 21 अक्टूबर। वो कहाँ अच्छा, यानी कि कम से कम हम 10 दिन मान सकते हैं साइंस के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं साइंस के मान लिए सकते। मतलब? अरे हमारा जो मेजर टॉपिक हमारा जो साइंस के लिए ना, जैसे कि मान लो आप मिड टर्म, देखो मिड टर्म स्कूल का भी अच्छा देना, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 75% मार्क्स चाहिए होते हैं जेई में एडमिशन लेने के लिए। आप लोग का क्लियर भी हो गया ना, अगर 75% मार्क्स नहीं रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग ना बोर्ड को भी एकदम अच्छे से देना, ठीक है। जी सर। बोर्ड के भी एग्जाम में थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग शायद मेरी बातों को समझ रहे हो। यस सर। थोड़ा सा रुकते हैं। सर बोर्ड के एग्जाम तो फरवरी में होंगे ना? अरे मतलब कि अगर ये अभी से नहीं सही से ध्यान से देखोगे तो फरवरी कब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, यस सर। ठीक है। यस सर। थोड़ा सा एक मिनट और रुकते हैं। सर आज क्या करेंगे? एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। एक बच्ची का ओपन नहीं हो रहा। एक बार रुक जाओ, एक बच्ची का वो नहीं हो रहा। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, एक बार हम स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। तो आज हम ना रिवीजन क्लासेस, जो हमारा मेजर टेस्ट है ना परसों, उसी के लिए रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो जो युवराज, मेरी आवाज आ रही है? युवराज, देखो, जो हमारा परसों मेजर टेस्ट है ना, उसके लिए हम लोग अभी से क्या कर रहे हैं, रिवीजन रख रहे हैं। तो आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो भी मैं बता दूंगा। और पहली बात, जो मैं जिस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से किसका ज्यादा वेटेज होता है पूछने का क्वेश्चन, ठीक है। किस चैप्टर से किस क्वेश्चन का ज्यादा वेटेज होता है पूछने का, क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। तो आओ देखते हैं। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। आज की क्लास से ना आप ये मान लो ना कि जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा ना, जो आपका जेई का एग्जाम होगा ना, सेम इसी पैटर्न पे आएगा। तो हद देखो, सबसे पहली बात है टोटल 25 चैप्टर है आपका 11th और 12th मिला के। और क्वेश्चन कितने पूछने हैं उसको? 30 क्वेश्चन पूछने हैं। तो हर एक चैप्टर से मैक्सिमम 1 से 2 पूछेगा, कुछ कुछ चैप्टर से तो पूछता भी नहीं है। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछेगा? 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा वो, कुछ कुछ चैप्टर से तो पूछता भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक चैप्टर में 10 से 20 टॉपिक के आसपास होता है। कुछ ना कुछ सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछता है। हर एक टॉपिक से नहीं पूछेगा, वह उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछेगा। क्या मेरी बातें सबको समझ आई क्या? यस सर। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? तो आओ हम लोग उस चैप्टर के ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। समझ गए? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला हमारा कल का जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार है। तो मान लो कि अगर टोटल 30 क्वेश्चन आएगा ना, तो 15 क्वेश्चन क्लास 11 से आएगा, क्योंकि 50% वेटेज है, ठीक है, अभी जो पेपर बना है। और 15 क्वेश्चन किससे आएगा? 12 से आएगा। अब 15 चैप्टर में भी ना आपका जो 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा।
और इसके लिए कितना के चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोगों ने अभी तक 8 चैप्टर पढ़ लिया ना, Yes. और 9th चैप्टर भी फिनिश हो गया हम लोग का। तो आप लोग के स्कूल में काफी हेल्प मिल रहा होगा जो भी हम लोग पढ़ाए हैं। Sir. बिल्कुल। तो सिंपल सी बात देखो कि यह 4 चैप्टर है और यह टोटल 9 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर से 15 क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे Chapter से 15 question. 9 क्वेश्चन से 15 आएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। एक बार रुक जाओ, एक बच्ची का ज्वाइन नहीं हो रहा है नंदी का। देखो यह देखो, अब ना आप बताओ कि 4 चैप्टर से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक चैप्टर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 11 का, इसलिए ना क्लास 11 का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रख लेना, जो बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है ना, इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है, तो 3 चैप्टर से 15 क्वेश्चन पूछेगा, यानी हर एक चैप्टर से 5 से 6। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे 9 है ना, तो हर एक चैप्टर से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो अभी जो कल का परसों का टेस्ट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात कर लेते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में ना सबसे पहले जो आपका मेजर टॉपिक सबसे पहले आता है ना, वह रिएक्शन से आता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, H2 + I2 क्या बन गया, 2HI बन गया। मान लो ये जो Kc की वैल्यू है ना, Kc की, मान लो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc है। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, 2HI अब किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, H2 में और I2 में। तो जो I2 नया में। Kc डैश बनेगा ना, वो जो पुराना वाला Kc होगा ना, उसका इनवर्सली होगा। उसका इन्वर्स होगा। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। Yes, sir. क्लियर है। मान लो कि कोई रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो Kc होगा ना, यह इसके पहले मान लो कि यह Kc था, अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो नया Yes, Kc sir. डैश आएगा ना, Yes, वह sir. Kc का क्या होगा, स्क्वायर होगा। Sure. पावर स्क्वायर। स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर वही आप लोग 2 से Yes, डिवाइड sir. करते तो क्या होता, 1/2 हो जाता। Power half. अगर 3 से कर देते तो पावर 3 हो जाता, 4 से कर Power देते तो cube. पावर 4 हो जाता। यह आप लोग इसको ना नोट कर लेना, यह बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या है? Lead chapter. चैटलियर प्रिंसिपल, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या क्या है, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। मान लो कोई भी एक रिएक्टेंट है A2A, यह गैस में है, प्लस B गिव्स 2C, यह भी गैस में है और यह भी गैस में है। क्लियर है? अब देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट के साइड रिएक्टेंट कोई भी एक बढ़ा दोगे, मान लो अलग से आपने B डाल दिया, चाहे अलग से आपने A डाल दिया, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा। अगर रिएक्टेंट की संख्या बढ़ेगी तो वो प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाएगा, यानी रिएक्शन किधर जाएगा, Forward. फॉरवर्ड जाएगा। अगर मान लो कि हमने अलग से C डाल दिया, C वाला डाल दिया, तो रिएक्शन किधर जाएगा, Backward. बैकवर्ड। क्लियर है क्या? यह रहा Yes, कि sir. अगर आप कोई एक रिएक्टेंट ऐड करते हो तो। दूसरा देखो, यह तो रहा रिएक्टेंट के केस में। अब सबसे ज्यादा जो केस पूछता है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का पूछता है। क्या मैंने कल बताया था क्या इस पे क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो मान लो कि इधर पहली बात तो केवल और केवल गैस का ही हम लोग मोल काउंट करेंगे, अगर लिक्विड और सॉलिड होगा तो उसको इग्नोर करेंगे। तो ध्यान से देखो, मान लो कि इधर कितने मोल है, 3 मोल है, और इधर कितना मोल है, 2 मोल है। 2। अब मैंने यह भी बताया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप बताओ, प्रेशर बढ़ाओगे चाहे वॉल्यूम घटाओगे तो बात तो बराबर हुआ ना। यस सर। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? अगर वही आप प्रेशर कम कर दोगे चाहे वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? Yes, sir.
किसी को कुछ भी डाउट है? मुझे एक बात पूछनी थी सर। हाँ जी, पूछो बिल्कुल। सर जो आपने फर्स्ट वाला बताया कंसंट्रेशन बढ़ाने में, हाँ। तो सर मैंने पढ़ा था सर क्वोशिएंट रूल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। सही था, सही पढ़ा सर? देखो सिंपल सी बात पता है क्या होता है? क्वोशिएंट रिएक्शन ऑफ क्वोशिएंट। देखो रिएक्शन कोसेंट Quotient ये जो reaction, होता yes, है ना, ये जो होता है ना, इस पे मत ध्यान दो। हम लोग ओवरऑल चेक करते हैं, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो टोटल 3 मोल इधर है और 2 मोल इधर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर 3 मोल है, इधर 2 मोल है। प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अब पहली बात देखो कि रिएक्टेंट होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, रिएक्टेंट होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो जब आप रिएक्टेंट की संख्या बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट की संख्या बढ़ने नहीं लगेगी। Yes, sir. बढ़ेगी नहीं सर। समझ आया? और फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है। अगर प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा दोगे तो फिर रिएक्टेंट बढ़ने लगेगा। ओके सर। क्लियर है जतिन? यस सर, यस। तो यह आप लोग समझे क्या? ये प्रेशर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट समझे? ये भी पूछता है सर। एक आता है अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम अब एक आता है कि इनर्ट गैस अगर इसमें ऐड करें, कोई भी इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो क्या होता है? पहली बात देखो, इनर्ट गैस 2 कंडीशन में ऐड किया जाता है। एक तो पहला कांस्टेंट वॉल्यूम पर और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बताता हूं क्या है हमारे पास। जैसे कि देख लो हमारे पास 2A प्लस B इक्विलिब्रियम में क्या है? C है, 2C है। अब ये बताओ इधर 3 मोल और इधर 2 मोल। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे क्लियर है? अब मान लो कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। अब मान लो कि प्रेशर हमारे पास 10 ATM लगा रहे हैं, दोनों मिला के कितना लगा रहे हैं? 10 ATM लगा रहे हैं। अब मैं इसमें कोई एक इनर्ट गैस डालता हूं, चाहे N2 डाल दूं चाहे हीलियम डाल दूं, तो ये बताओ कि पहले 2 एक 3 और 2 5 लोग मिलके कितना ATM लगाते थे? 10. 10 ATM। अब मान लो कि हम एक N2 डाल दूंगा तो 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब 6 लोग मिलके 10 ATM लगा रहे हैं क्या? क्योंकि हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। बताओ। यस सर। Yes, sir. तो ओवरऑल क्या हुआ? प्रेशर कम हो गया। यस सर। अरे ये बताओ 5 लोग मिलके 10 लगाते थे तो 1 लोग मिलके 2 लगाएंगे। Yes, sir. सर Yes. Yes, sir. अब 6 लोग मिलके क्या लगा रहे हैं? अब 6 लोग मिलके 10 लगा रहे हैं तो 1 मिलके कितना लगाएंगे? 2. अरे 1.8 के आसपास लगाएंगे लगभग। यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब हमें ध्यान से क्या देखना है? ये देखो, ये बातें हो गई अभी तक। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं। सर अब देखो ये बताओ क्या ओवरऑल इसका प्रेशर कम हो गया क्या? 5 लोग मिलके कम प्रेशर लगा रहे हैं। Yes, sir. कम लगा रहे हैं। Yes, sir. ये बताओ अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो कहां से कहां तक जाएगा? क्या लेफ्ट से राइट जाएगा? कम से ज्यादा की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। और प्रेशर sir. कम करोगे तो Forward. Backward. लेफ्ट टू राइट, यानी कि बैकवर्ड जाएगा। समझ आया क्या? प्रेशर कम हो गया है ना तो बैकवर्ड जाएगा ना। Yes, sir. मान लो कुछ ऐसे होता, मान लो इधर 4 मोल होता और इधर 5 मोल होता, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते तो बैकवर्ड जाता। लेकिन Yes, इस sir. केस में क्या हुआ? प्रेशर कम हुआ है, तो प्रेशर कम हुआ है तो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो आपको चेक करना है कि किधर जा रहा है। आई होप आप लोग समझ गए हो। Yes, sir. अब देखो एक होता है इक्विलिब्रियम, जैसे कि केसी जो होता है ना, केपी जो होता है ना, वो क्या होता है? केसी आरटी पे पावर डेल्टा Delta एन। mg. डेल्टा एन जी। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। Yes, sir. पढ़ा होगा। अब देखो, अब एक चीज मैं और तो कुछ बताता हूँ लिखा आप सर लोग को। स्क्रीन ये पे? तो क्या चीज? सर ठीक है, फॉर्मूला लिखा आपने केपी का भी? अरे मैंने केपी का बता रहा हूँ ना, केपी इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एन जी। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर्मूले में आपको आ जाता है। एक चीज और देखो, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी हो गया चाहे केपी हो गया, यह केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल Temperature. Temperature पे. पे। टेम्परेचर पे। आप बताओ तो कि किसी मान का लो भाई कि कौन हमने है? कोई एक
मान लो कि हमने कोई एक इनर्ट गैस डाल दिया, तो क्या केसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा। हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, केसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो सर। इक्विलिब्रियम को तो आना ही आना है, इक्विलिब्रियम को आना ही आना है। लेकिन मान लो इक्विलिब्रियम की वैल्यू 5 है ना, तो 5 से कम ज्यादा नहीं हो सकती। भले ही से लेट आएगा, 1 घंटे बाद आएगा, चाहे आधे घंटे पहले आ जाएगा, लेकिन वह 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन जहां आपने टेम्परेचर उल्टा सीधा किया तो 5 का 6 भी हो सकता है, 5 का 4 भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। तो कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। यस सर। अब देखो, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे कि 2A प्लस B, और यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, अल्फा। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है ना, क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है ना कि मान लो कि हमने कुछ भी किया, तो बताओ किस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात सुन लो ना, कि इसका जो भी केपी होगा ना, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप टेम्परेचर ना चेंज करो। जब तक कि आप टेम्परेचर में उल्टा सीधा मत करो ना, केपी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम या ज्यादा हो सकता है, यानी अल्फा पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बताओ, क्या बोल रहे हो आप? सर मैं यही कह रहा था कि मतलब केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम बढ़ाने से। देखो, पहली बात ना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम लोग केसी, केपी, के कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम पे चाहे आप कहीं से कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू फिक्स है तो कांस्टेंट, इसीलिए तो कांस्टेंट बोला गया। और वो कांस्टेंट केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे करता है, और किसी चीज पे नहीं करता है। नहीं समझ आया क्या? एक बार दोबारा बता दो। ओके सर, आ गया। क्लियर है क्या सबको? यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा मैं यही बोलना चाह रहा हूँ ना, कि जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, वह केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। उसमें कुछ भी कर लो, चेंज नहीं होगा। केवल और केवल किसकी वजह से चेंज होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से चेंज होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? ओके। यस सर। क्लियर है। अब जैसे देखो, तो ये तो हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में इतना पढ़ लेना बहुत है। अब बात कर लेते हैं आयनिक के बारे में। तो आयनिक तो सिंपल सी बात है, आपको पीएच निकालना आना चाहिए। क्लियर है? पीएच निकालना आना चाहिए। उसके बाद आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लेना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यह बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी केएसपी। मान लो कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, मान लो कि हमारे पास क्या है, A3B2 है। पूछेगा इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा, तो आप बताओ इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 3A 2 प्लस प्लस 2B 3 माइनस, बोलोगे। अब ये बताओ, इसके लिए अगर हमें KSP लिखना हो तो क्या लिखोगे? इसका A का मतलब मान लो S है, और B का मतलब S है। तो इसका कोफिशिएंट 3 है तो हम 3 लिख देंगे, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख देंगे। अब ये बताओ, दोनों का मल्टीप्लाई ही तो कल किया था ना, 3S पे पावर क्यूब और 2S का स्क्वायर, ऐसे ही किया था ना मैंने। यस सर। कितना हो जाएगा बताओ? यस सर। 27S क्यूब इंटू 4S स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 108। S पे पावर 4 हो जाएगा क्या? S पे पावर 5 हो जाएगा क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। तो KSP के क्वेश्चन वही तो जाते हैं ना हमारे पावर में। क्या बोल रही हो? जो मोल्स होते हैं वही तो पावर में जाते हैं ना। हाँ, वही पावर जाते हैं। ये बताओ कि हम लोगों ने ना अलजेब्रा तो पढ़ाई होगा ना क्लास 10th 11th, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही करते थे लोग ना, हम लोग मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं थी। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब और भी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ना, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जो आयनिक होता है ना, उसका किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आओ मैं एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको।
चलो आप लोग कोशिश करना, हो जाएगा, कुछ ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ए बी है, यह गैस है और यह टूटा तो क्या बना लिया, ए गैस बना लिया और क्या बना लिया, बी गैस बना लिया। अब बोल रहा है कि यह जो ए बी है ना, उसका 1/3 क्या हो गया, 1/3 क्या होगा, डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो भी जो भी प्रेशर बनाया ना, वह पी प्रेशर बनाया, तो टोटल प्रेशर इसने क्या बना लिया, पी बना लिया। बोल रहा है पी और केपी का वैल्यू बता दो, P/KP का वैल्यू बता दो, ऐसे पूछ रहा है। कैसे करोगे आप लोग, कल इस कल टाइप का कराया था क्वेश्चन मैंने आपने। बताया था, यस सर, कल कराए कल थे। कराया पहले था तो नहीं? प्रेशर वाला। मैं करूं क्या, बताओ, करता हूं। मान लो कि इसका स्टार्टिंग में प्रेशर कितना है, पी है, तो क्या यह 0 और 0 होंगे। Yes, sir. यस सर। अब बोल रहा है ना कि इसका 1/3 डिसोसिएट हो गया, तो क्या होगा, P माइनस P/3 होगा। Yes, sir. यह कितना बनेगा, Yes, sir. P/3 बनेगा, और यह कितना बनेगा, P/3. P/3। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर की बात करूं तो कितना आएगा, इन तीनों को जोड़ दो सबको, P plus P/3. P+P/3। P P plus P/3। क्लियर है। अब मैं Yes. क्या निकालता हूँ, एबी का पार्शियल प्रेशर निकालता हूँ, इसका पार्शियल प्रेशर निकालता हूँ और इसका पार्शियल प्रेशर निकालता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पार्शियल प्रेशर एबी होगा वह कितना होगा, कि आओ इसका मोल और डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू पी, यही होगा ना। यस सर। तो आओ Yes, हम sir. इसको करते हैं, P को कॉमन कर लेते हैं, 1 - 1/3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय इसमें भी पी को कॉमन कर लेते हैं, 1 + 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। और यह पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ, पार्शियल प्रेशर निकल गया ए बी का। अब पार्शियल प्रेशर Yes. किसका निकाल लेते हैं, ए का निकाल लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ए का निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, P/3 और डिवाइड बाई P P plus plus 1/3। ये 1 + 1/3, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P आ जाएगा, कितना होगा, P/1 1 + 1/3, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा। Yes, sir. और पीबी का भी सेम ऐसे ही होगा क्या, क्योंकि दोनों का सेम ही है, P 1 + 1/3। डाउट है किसी को, यस सर। कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ कि अब हम निकाल लेते हैं केपी का वैल्यू। तो केपी का वैल्यू क्या होगा, केपी का वैल्यू होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेट। डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट वाले में बताओ पीए का वैल्यू कितना है, P/4. P/3 1 + 1/3। पीबी का कितना है, P/3 3 1 + 1 plus 1/3। 1/3। अब पीएबी का कितना है बताना जरा, 1 - 1/3 डिवाइड बाई 1 + 1/3 इंटू पी। क्या इससे यह कैंसिल हो जाएगा एक। Yes, sir. यस सर। अब क्या करें जरा बताना, इससे यह भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, Yes, यस हो सर। जाएगा। एक पी तो ऊपर है ही, अब नीचे यहाँ पे 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9. Yes, sir. और 1 + 1/3 और 1 - 1/3 क्या ऐसे हो जाएगा क्या, 1 - 9 हो जाएगा। अरे a - b² a² - p² बोलो, यस सर। यस सर। हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे p हो गया और p हो गया। अब देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा, 9. Yes, यानी sir. P/8 हो जाएगा इक्वल टू KP। अब हमसे पूछा क्या है, P/KP इक्वल टू 8 हो जाएगा। यस बोलो, Yes, sir. हमसे यही पूछा ना, यही पूछा है ना, कितना आंसर आएगा, 8. 8। 8 आएगा। तो बताओ किसी को कुछ भी डाउट हो तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, यस sir. सर। इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल आप लोग गलतियां मत करना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल Yes, गलतियां sir. मत, मैंने कल काफी क्वेश्चन बताए थे आप लोग को इसको। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ भी रहे होंगे। Yes, sir. क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है। देखो एक तो हो गया यह, और दूसरा हो गया बफर पे क्वेश्चन कर लेना। बफर पे क्वेश्चन तो जरूर कर लेना, बफर पे क्वेश्चन आता ही आता है। बफर पे KSP
और फिर बाकी है इक्विलिब्रियम पे। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बफर मैंने दो टाइप का बताया था, एक बताया था मैंने एसिडिक बफर, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बताओ जरा, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। और बेसिक बफर का मैंने क्या बताया था, pKb प्लस log प्लस pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। बेस। ये वाला फॉर्मूला आप लोग एकदम याद करके लाओ। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। अब अगला देखते हैं कि अगला हमारे पास, देखो हमारे पास दो चैप्टर फिनिश कर दिया मैंने, केमिकल और आयनिक। क्या मैंने दो चैप्टर के बता दिया क्या ओवरऑल किस तरीके से क्वेश्चन आता है? आपके जेई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और मेजर टेस्ट में भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास रेडॉक्स, इसकी बात कर लेते हैं। redox reaction. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो रेडॉक्स में आप लोग फिक्स कर लो, रेडॉक्स में आप लोग फिक्स कर लो कि पहला ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को तो पूछेगा ही। ऑक्सीडेशन नंबर जो है यह पक्का पूछेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर पक्का पूछेगा, ठीक है, पक्का पूछेगा। और दूसरा चीज और पूछ सकता है रेडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स रिएक्शन से, रेडॉक्स रिएक्शन में बताना जरा क्या होता है। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। और इसमें एक बहुत ही अच्छा आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या आता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बताना जरा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। redox reaction ही होता एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी है होगा reduction. और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। जैसे कि देख लो हमारे पास कुछ ऐसे है, H2O2 है। अब H2O2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? H2O प्लस हाफ O2। जरा बताना H2O2 यह परऑक्साइड है क्या? इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है। और H2O हमारा सिंपल वाला ऑक्सीजन है, इसका कितना होगा? minus सॉरी -2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इस पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये बताओ -1 से -2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? reduction. रिडक्शन। और ये -1 से 0 में जा रहा है ऑक्सीडेशन। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे 0 है, यह +1 है, यह +2 है और यह +3 है। यहाँ पे -1 है, -2 है और यहाँ पे क्या है? -3 है। तो सिंपल सी बात है, अगर कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा और ज्यादा से कम की तरफ आएगा तो रिडक्शन। बताओ -1 से -2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। और -1 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात है? नंदिनी क्लास में है क्या? यस सर। अच्छा, ज्वाइन हो गया आपका, ठीक है। अब देखो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना वो इसका पूछता है MnO4-। इसके बहुत सारे कंपाउंड दे देंगे। जरा बताना कि MnO4- है, क्या यह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? No sir. बताओ जरा आप लोग, सर नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता? सर, क्योंकि मैंगनीज अपनी पहली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही बताया आपने। ध्यान से देखना जरा आप लोग, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जरा यहाँ पे आप लोग बताना। X मान लो +7। +7 होगा. 4 हो जाएगा, -2 ओवरऑल -1, तो X की वैल्यू कितनी आएगी? +7। +7. क्या किसी को कुछ भी डाउट है? No. कोई डाउट नहीं है। तो ये बताओ कि मैंगनीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका रिडक्शन तो हो सकता है, ज्यादा से कम की तरफ तो आ सकता है, लेकिन क्या इससे ज्यादा जा सकता है? क्या नहीं। नो सर। नहीं जा सकता। और जब इससे ज्यादा नहीं जा सकता तो आप बताओ क्या यह ऑक्सीडेशन को करेगा? नो सर। No sir. नो सर। अब ये जरा बताना, हमारे पास क्या है? MnO4 2-। ये जरा बताओ ये डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? Yes sir, कर सकता है. यस सर। कर सकता है। Yes sir. कर सकता है, Yes यस sir. सर। बिल्कुल कर सकता है।
और भी कई सारे इसमें हम बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास HNO2 है और हमारे पास क्या है HNO3 है। जरा बताना कि HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3 +3 और HNO3 का +5 +5। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे है +3 है और यहाँ पे है +5 है और यहाँ पे है 0 है। जरा बताना ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने की चेंजिंग आ रही है? +2 2 की चेंजिंग आ रही है ना? yes sir 2 की चेंजिंग आ रही है। अगर मैं वही आपसे ऐसे पूछ लूं NH3 और NF3, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा बताना इसमें कितने की चेंजिंग आएगी? -3 हाँ जी नीतेश बताओ भाई। 6 सर। हाँ क्या आंसर होगा, दो कितने सर। का चेंजिंग आएगा बताओ? ऐसे ही हो गया था गलती से। sir 0 कितने की चेंजिंग आएगी? +6 देखो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -3 होगा ना? yes sir -3 होगा ना? और यहाँ पे कितना होगा? +3 होगा, क्योंकि यहाँ पे +3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है यहाँ पे। अब ये बताओ यह 0 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, कितने का चेंजिंग है? 6 6। तो आपको समझ आना चाहिए कितने की चेंजिंग हो रही है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? yes sir कुछ रिएक्शंस तो आप लोग लिख लो, कुछ रिएक्शन आप लोग लिख लो, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शन का क्या मतलब है, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात आपको रिएक्शन बैलेंस करना भी सीख लेना। रिएक्शन बैलेंस करना भी सीख लेना। और जब भी आप लोग रिएक्शन बैलेंस करना सीखना, आपके एनसीईआरटी में 3 से 4 क्वेश्चन तो एकदम फेमस है। बैलेंसिंग में 3 से 4 क्वेश्चन तो क्या है, एकदम बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे देगा कुछ ऐसे Cr2O7 2- यहाँ पे लिख देगा X प्लस H+, यहाँ पे लिख देगा Y प्लस, यहाँ पे लिख देगा Fe3, यहाँ पे कर देगा प्लस और यहाँ पे लिख देगा Z। फिर से करेगा यहाँ पे Cr3 2+ कुछ ऐसे कर देगा और NF3 और यहाँ पे 7H2O। अब बोलेगा कि बताओ कि X Y Z की वैल्यू क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है X + Y + Z, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बातें? सर ये जो HF3 है उसके लास्ट में क्या है 7? क्या बोल रहे हो आप? सर ये जो HF3+ है उसके लास्ट में क्या है, मतलब जो प्रोडक्ट में है? 7H2O है। एक मिनट, जरा 1 मिनट रुको, जरा 1 मिनट आप लोग रुको। एक मिनट रुकना। तो पता है क्या, एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ। कभी भी आप लोग रिएक्शन बैलेंस करना ना, कभी भी आप लोग रिएक्शन बैलेंस करना ना, आप लोग एक चीज का जरूर ध्यान देना कि जितना चार्ज लेफ्ट साइड है उतना ही चार्ज क्या होना चाहिए, राइट साइड भी होना चाहिए। जितना चार्ज लेफ्ट साइड है उतना ही चार्ज कितना कहाँ होना चाहिए, राइट साइड भी होना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? yes sir यस सर। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो Cr2O7 2- है प्लस 14H+ है प्लस यहाँ पे NMn3+ है और यहाँ पे Cr3+ है प्लस NMn2+ है, यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे क्या है 3+ है। ठीक है, और यहाँ पे 7H2 है। जरा बताना N की वैल्यू क्या होगी?
एक second. किसकी वैल्यू सर? चैट बॉक्स में बताओ तो, चैट बॉक्स में। किसकी किसकी वैल्यू? And पहली बार जब भी आप लोग ये करना ना, तो आप लोग को मैंने बताया ना कि आप लोग लेफ्ट और राइट साइड में जो चार्ज है वो बराबर होना चाहिए, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। yes, sir. तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो रिएक्शन बैलेंस में ना कई सारे क्या बोलते को है, ये आप लोग रिएक्शन बैलेंस देख लेना। एक क्रोमियम वाला आता है और एक और भी आता है। एक मिनट आप, एक मिनट। क्लियर है बातें सबको? बताओ। यस सर, यस सर। तो आप लोग ना रिएक्शन बैलेंस वाला ना, सबसे पहली बात एनसीईआरटी का देख लेना कितने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दिए हैं। जो बुक में है क्रोमियम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमियम वाला कई साल पूछा हुआ है। डायरेक्टली बोल देगा कि एक्स लिख देगा, बोलेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। जब आपको रिएक्शन वहां पे बैलेंस करने थोड़ी जाओगे, वहां पे आप लोग बैलेंस करने तो नहीं जाओगे ना। यस सर। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो आप लोग इजिली कर सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. अब बात कर लेते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक। अब ये हमारा तो खत्म हो गया। अब हमारे पास सिलेबस में और क्या बचा हुआ है, देखो। बेसिक इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है। इससे तो आपका पक्का न्यूमेरिकल बनेगा। जो एनएटी टाइप का जो लास्ट में क्वेश्चन होता है ना 10, इसी से ही बनता है, ठीक है। इन्हीं तीनों चैप्टर से मैक्सिमम चांस से बनेगा। समझ गए क्या? यस सर। और ये थोड़ा टफ लेवल के भी आ सकते हैं, थोड़ा सा टफ लेवल के भी आ सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन की, फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे, हैलोजन की बात करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक। तो कोऑर्डिनेशन एंड डी एंड एफ ब्लॉक साथ लेके चलते हैं। कोऑर्डिनेशन और डी एंड एफ ब्लॉक साथ लेके चलते हैं। तो ध्यान से देखो कोऑर्डिनेशन वगैरह या फिर डी एंड एफ ब्लॉक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन की। किसकी बात करता हूँ मैं? कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन में आपका एक टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या मैंने आइसोमेरिज्म आपको बताया था क्या कोऑर्डिनेशन में? अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसे हो और ए बी सी डी ई एफ टाइप का हो, तो बताओ कितने आइसोमेरिज्म बनाएगा, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा? सर 15 15 आइसोमर कितने बनाएगा? 15 है सर। 50। और टोटल बात करूं तो 30 हो जाएगा। 30। लेकिन वही अगर हमारे पास एम ए बी सी डी टाइप का हो तो सर ये याद नहीं आ रहा सर। ये 3 बनाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जी सर। 3 बनाता है। हाँ, एक को कांस्टेंट रख के, यस सर समझ भाई गया। एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाते रहते, यही बनाता है ना, 3 ही बनाता है ना। यस सर, यस। आइसोमेरिज्म वाला आप लोग देख लेना कौन कितने बनाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर साल क्वेश्चन आता है इसमें जेई में, ठीक है। अब वहां पे आप जी बना सर। पाओगे नहीं। एक और चीज देख लो,
आपको ये भी पूछ देगा कि मान लो हमारे पास Ma6 टाइप का है, यह कितने आइसोमेरिज्म बनाएगा। Ma4 टाइप का है, यह कितने आइसोमेरिज्म बनाएगा। एक और पूछता है MAB2 टाइप का है। दो चीज होता है, एक होता है MAA2 टाइप और एक होता है MAB2 टाइप, ऐसे पूछता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मान लो कि नीचे वाला है MAA2 टाइप, तो मान लो कोई एक मेटल होगा और जो हमारे पास ए लिगेंड होगा ना, ए, वही दूसरा भी लिगेंड होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो डोनर एटम होंगे ना, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। सेम होंगे। तो मैं इथिलीन डाइएमीन ले लूं क्या, EN, बताओ जरा। यस क्या दोनों एटम सेम है, क्या सिमेट्री है क्या? Yes, sir. यस बोलो। तो मैं कुछ ऐसे ले लेता हूं, जरा बताना ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा कि भी नहीं बनाएगा। सिस ट्रांस होता है ना इसमें, बताओ जरा, क्या कहीं आपको सिस दिख रहा है? क्या कहीं आपको सिस ट्रांस दिख रहा है? यस सर नहीं है। दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है, इसमें आपको नहीं पता चल पाएगा। अगर वही दोनों डोनर एटम अलग अलग होते, जैसे AB2 टाइप के होते, तब इसमें सिस ट्रांस आपको दिख जाता। जैसे कि देखो, मान लो कि हमारे पास मेटल है, यहाँ पे N है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है और यहाँ पे G है, ये बन गया। दूसरा देखो, यहाँ पे N है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है और ये बताओ क्या N और N सेम साइड है तो क्या सिस हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे G हो गया, कुछ ऐसे। अब इस बार हमने G को इधर कर लिया, Trans. तो क्या अब G और N अपोजिट साइड हो गए क्या? तो अब ट्रांस हो जाएगा क्या? Yes, sir. क्या अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? Yes, sir. सर जी तो है नहीं इसमें। क्या? अरे G है, ये G है तो G, ऊपर G है, यहाँ पे G है। तो जो आपने ऊपर कंपाउंड का एग्जांपल दिया था वो। अरे ये मैंने बोला था ना कि जो दोनों डोनर एटम होंगे वो अलग अलग होंगे। देखो, एक डोनर एटम N है, दूसरा डोनर एटम क्या है, G है। लेकिन नीचे वाले केस में क्या दोनों डोनर एटम A और A है क्या, मतलब N और N है क्या? यस सर। जब दोनों डोनर एटम सेम होंगे तो उसमें ज्योमेट्रिकल का चांसेस नहीं बनता है, लेकिन जब दोनों डोनर एटम अलग अलग हो सकते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल का चांसेस बनता है। बन सकता है। समझे क्या आपने? सर फर्स्ट वाले का सर कितना कोऑर्डिनेशन में कितना होगा? अरे फर्स्ट वाले का 4 ही बनेगा ना, जितने बॉन्ड बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके सर, नहीं क्लियर है? समझ गया सर। किसी को कुछ भी डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं ना? No, sir. कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। तो यह कोऑर्डिनेशन है ना, और एक नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना इसका। सर ये टेट्राहेड्रल होगा फर्स्ट वाला? क्या? फर्स्ट वाले की ज्योमेट्री क्या होगी सर? फर्स्ट वाले की MAA2 ज्योमेट्री की। ये यस सर, ये सब जो आपने एग्जांपल लिया था। स्क्वायर प्लेनर आते हैं, सबके सब स्क्वायर प्लेनर आते हैं। स्क्वायर प्लेनर में ही सिस ट्रांस पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में ओके ये सर। का बनाते हैं ना, टेट्राहेड्रल में थोड़ी सिस ट्रांस पॉसिबल है। ओके सर ओके। टेट्राहेड्रल में सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होता है, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसमें पॉसिबल होता है बताओ? केवल और केवल स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर वाले में। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो एक और टॉपिक देख लेना इसका, नॉमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यह भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह भी बहुत ही ज्यादा क्या है, Important. इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. कोई प्रॉब्लम किसी नो को? सर। कोई प्रॉब्लम? कोई No, प्रॉब्लम? sir. नो सर। अब बात कर लेते हैं ना, अब बात कर लेते हैं किसकी, हम लोग बात कर लेते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डी एंड D and F. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी एंड एफ ब्लॉक में देखो, सबसे पहले तो आप लोग क्या याद रखना, रेडियस से देख लेना, रेडियस का ट्रेंड देख लेना, ठीक है? ये मैंने कराया भी है, आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको कलर कंपाउंड देख लेना, कलर कंपाउंड कौन कराएगा? कलर कंपाउंड जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वही कराएंगे ना, बोलो। Yes, sir. डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आप लोग देख लेना।
ठीक है, क्लियर है बातें। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बताना जरा सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? ओएस और आईआर, ये नाम सुना है क्या आपने? Yes, sir. Yes, सबसे ज्यादा Yes, क्या sir. डेंसिटी होती है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ब्लॉक में ना ओएस का होता है, ऑस्मियम का होता है, +8 होता है। Yes, sir. अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा मैंगनीज का होता है, +7 होता है। ठीक है, यह तो रहा डी ब्लॉक का। अब बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की, बात कर लेते हैं। तो एफ ब्लॉक में एक ही चीज है, एक चीज और याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग देख लेना। अब देखो, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। अब एफ ब्लॉक में एक चीज और देखना, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर एफ ब्लॉक से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी का ही पूछेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछेगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. एफ ब्लॉक से क्वेश्चन बनता है तो कहां से पूछ सकता है, बताओ जरा। या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, या फिर Length matter and concept. ये बताओ, जो लेंथेनाइड होते हैं कितने एलिमेंट होते हैं, जरा बताना। 14 होते हैं। सी पर नड बम, याद है कि नहीं याद है? याद है सर। मेरे कॉल था सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया क्या? Yes, और sir. यहीं से स्टार्ट होता है, इसके पहले कौन आता है? लेंथेनियम आता है। Lengthanium. और आपको पता है ना, लेंथेनियम में जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? +3। +3। कितना होता है? +3. +3। +3. सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, सबका सब क्या पता होना चाहिए। एक बार रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी 4-5 उठा के दे देगा, बोलेगा कि सबसे साइज छोटा किसका है। तो पता है क्या, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता जाता है? Decrease. छोटा होता जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जरा बताना, सबसे बड़ा कौन होगा? लेंथेनियम होगा। और सबसे छोटा कौन होगा? ल्यूटेटियम होगा। ठीक है, और अगर आपको सीक्वेंस पता होगा तभी आप लोग कर भी पाओगे, वरना गलत ही कर दोगे आप लोग। हाँ जी जतिन बताओ भाई। ये कोऑर्डिनेट से डाउट था सर। क्या? कोऑर्डिनेट कंपाउंड से डाउट था सर। आवाज? हाँ जी पूछ सकते हो। सर आवाज आई सर? हाँ जी आ रही है, आपकी कॉम्प्लेक्स आवाज होता है सर, break होके आ ब्राउन रही है। रिंग कॉम्प्लेक्स। सर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना सर एक। हाँ। सर उसमें देखो, सर एक वो होता है लिगेंड, एनो होता है। क्या चीज? एनो। ये तो पता है उसमें क्या, जब लिगेंड हम होता लोग है एनो। साल्ट एनालाइसिस, जब हम ये देखो इसमें होता है K4Fe6 में होता है, यानी कि जो है आयरन का, जो हम लोग टेस्ट करते हैं ना आयरन 2+ का, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। आयरन के टेस्ट के लिए बनता है ये पता है, जब हम लोग साल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे ना उसमें पता चल जाएगा। मुझे एक चीज पूछनी थी सर, उसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है तो उसमें एक लिगेंड होता है एनो। हाँ। तो सर हमें पता कैसे लगेगा कि वो नाइट्रोसिलियम है या नाइट्रोसिल है? पहली बात है, जब कभी भी ऐसे कंफ्यूजन हो ना और आपको लगे कि इसमें है ना, तो याद ही करो। समझ रहे हो? ओके सर ओके। और ये सर अगर बताओ कि किसी आपको दूसरे क्वेश्चन कंपाउंड पता में हो गया, वो एक ही दो कंपाउंड घुमा फिरा के पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ओके सर। एक ही दो कंपाउंड, और जब भी एक ही दो कंपाउंड होता है ना तो टीचर्स यही सजेशन देते हैं कि आप लोग याद कर लो उसको। जैसे कि ये ओके बताओ, सर, मैंने ओके। आपको रेडॉक्स में बोला था ना, ये 3 रिएक्शन तो पक्का याद कर देना, ABCD कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। वहां पे आप जी सर। बैलेंस करने थोड़ी जाओगे, थोड़ा सा चलते हुआ टाइम लग जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि याद ही कर लो। ठीक है, ओके सर ओके। कुछ भी डाउट है क्लियर सर बताओ। क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा है, बाकी सब फिनिश हो गया। अब एक बचा स्टीरियो। स्टीरियो देख लेते हैं। स्टीरियो में हमारे पास क्या है, स्टीरियो में आप एक चीज याद रख लेना, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है? नंबर ऑफ
स्टीरियो आइसोमर। और ये आप लोग को कहाँ से पढ़ना है, आप लोग को जो मैंने मॉड्यूल दिया था ना उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग पूरा कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, जैसे कि देख लो, एक मिनट रुको आप लोग। जरा बताना इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। सबसे पहले आप लोग को स्टीरियोगेनिक सेंटर चूज करना है और उसमें सिस ट्रांस निकालना है। सिस ट्रांस चाहे स्टीरियो आइसोमर कुछ भी। टोटल कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर आएंगे, एक मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं ये बताओ, कि इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। किस लिए काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यह डबल बॉन्ड फिक्स है। डबल बॉन्ड क्या है, फिक्स है। यह सिस ही हो सकता है, ट्रांस हो ही नहीं सकता। अगर ट्रांस होगा तो क्या हो जाएगा, रिंग टूट जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। ये बताओ क्या यह स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कायरल कार्बन? यस सर। यह कायरल कार्बन है, यह डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी CN हो सकता है। टोटल 4 है ना, 2 पे पावर 4 करोगे कितना आएगा? 16। क्लियर है क्या बात है? ये वाला एक बार फिर से बता दोगे? तो डिलीट कर दिया, देख लेना आप लोग, ये इसमें है, बुक में है आपके, ठीक है, एक्सरसाइज वाले पेपर ठीक में है सर। देख लेना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या है, स्टीरियो आइसोमर देख लेना, कन्फर्मर्स देख लेना, कन्फर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास ये न्यूमान प्रोजेक्शन बनाते थे ना, ये वाला आप लोग देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ध्यान से देखो, केवल और केवल न्यूमेरिकल वाले चैप्टर बचे। पहला चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर Electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो। तीसरा Chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, ठीक है। इससे तो इतना मान के चलो ना कि 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे और सबके सब क्या बनेंगे, Numerical. न्यूमेरिकल Hard. वाले ही बनेंगे, और हार्ड टफ लेवल के बनेंगे, न्यूमेरिकल वाले ही बनेंगे। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो मेन प्रायोरिटी जो आईओसी होनी चाहिए, क्या मेन प्रायोरिटी आईओसी होनी चाहिए, IOC मतलब? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों, समझा नहीं। टेस्ट के लिए सर, टेस्ट के लिए, मतलब उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। नहीं देखो, हाँ ये तो है, जितना मैंने बताया ना उतना कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ बनता कैसे है। अगर जेई में भी आपका पेपर बनता है ना, तो जो न्यूमेरिकल टाइप वाले होते हैं इन्हीं 3-4 चैप्टर से बनते हैं। एक आयनिक को भी इसी में डाल देगा। न्यूमेरिकल टाइप वाले जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं जी, 3-4 से फिर आके बनते हैं। समझे क्या आप लोग? यस सर, यस। अब देखो सॉल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो। आप 4 प्रॉपर्टी तो फिक्स पढ़ लेना। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, सॉल्यूशन की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? Relative lowering in vapor pressure. क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन Vapor pressure. वेपर प्रेशर। क्या होता है फॉर्मूला? P नॉट माइनस P डिवाइड बाई P नॉट इंटू IXV। मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर को भी जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। Okay, sir. दूसरा हमारे पास क्या होता है, Depression in freezing point. डिप्रेशन इन Freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है फॉर्मूला। सबसे पहली बात है डेल्टा, डेल्टा TF होता है। क्या होता है? डेल्टा TF। डेल्टा TF बराबर क्या होता है, I KF इंटू मोलैलिटी। यही होता है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, यही होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू I KB इंटू M। क्लियर है? और फोर्थ वाला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई, या फिर इसी को P बोल दो, क्या होता है, IC RT। क्या किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नो ये सर। याद कर लेना, पक्का याद कर लेना, और पक्का से पक्का ही क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है, Electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो से देखो,
इलेक्ट्रो से देखो, इलेक्ट्रो नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ निकालना, ईएमएफ निकालना कैसे निकालते हो? ई कैथोड माइनस ई एनोड, यस सर। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। फैराडे के कितने लॉ हैं जरा बताना? 2 लॉ। दो। पहला क्या होता है? W इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। अरे कौन आई टी? जेड आई टी। बताया था कि नहीं बताया था? अरे Yes, W इक्वल टू जेड आई टी ना, Q इक्वल टू Yes. जेड आई टी ना। बताओ ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको? यस सर। और जेड का वैल्यू मैंने क्या बताया था? E बाई एफ। और फैराडे सेकंड लॉ में क्या होता है? सीरीज में जोड़ना होता है। देखो तो यह दोनों लॉ आप लोग काफी अच्छे से पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन फिक्स है, पक्का फिक्स है। और उसमें भी कौन सा क्वेश्चन पता है क्या होता है? कैथोड पे जो मेटल डिपॉजिट होता है ना, उसी का वेट पूछता है। बोलेगा कि कैथोड पे कितना मेटल डिपॉजिट हुआ, उसी का वेट पूछेगा और कुछ नहीं। कैथोड पे कितना मेटल डिपॉजिट हुआ बता दो, उसका वेट बता दो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को कराया भी है काफी ज्यादा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग से इस टाइप का क्वेश्चन Yes, sir. हो जाएगा। यस सर। अब अगला हमारे पास इसी में आता है, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम है, 3+ है, क्लियर है? या फिर एल्यूमिनियम Yes, sir. 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब ये बताओ, पूछता है कि कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी गया। ये बताओ, जितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा उतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगा। कितना फैराडे होगा? 3 फैराडे। 3 सर। एक फैराडे की वैल्यू 96500। 00। क्लियर है क्या? मान लो कॉपर होता तो कॉपर कितना फैराडे होता? 2 फैराड। 2 फैराडे। वही लिथियम होता तो 1 फैराड। 1 फैराडे। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? अरे कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट नहीं है। मान लो कि हमारे पास पता है क्या? एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम से बन रहा है AlCl3। तो पूछेगा कि अगर हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल एल्यूमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट करना हो तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी? एक मोल एल्यूमिनियम अगर हमें डिपॉजिट करना हो कैथोड पे तो कितना फैराडे की जरूरत पड़ेगी? 3 फैराड। अरे भाई एल्यूमिनियम ले लो, ऐसे ही होगा ना? यस सर। यस सर। 3 फैराडे होगा ना? जैसे 3 फैराड इनटू 1 मोल। 3 फैराडे। अरे हम लोग एक ही मोल यूज करना है ना, तो 3 फैराडे होगा। अगर 2 मोल एल्यूमिनियम यूज करना होता तो 6 फैराडे होता था। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. नो सर। आप लोग काइनेटिक्स के क्वेश्चन देख लेना, काइनेटिक्स के क्वेश्चन देख लेना। आप लोग ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो देख लेना, और डिप्रेशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पक्का 2 क्वेश्चन फिक्स है आपका। कॉलिगेटिव जो 4 प्रॉपर्टी है ना, स्टार्टिंग 3 वाले से तो पक्का 2 क्वेश्चन फिक्स है। आप लोग पढ़ लेना, कर लेना। किसी और को कुछ भी डाउट हो? इलेक्ट्रॉन्स है ये 2 × 3 होके 6 हुआ है ना, मतलब हाँ जी मोल 6 हुआ है। हाँ जी 6 हुआ है, ऐसे ही मोल। कर लोगे क्या? Yes, yes, sir. ओके सर। डाउट है किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन पूछूं? काइनेटिक्स का, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मान लो जब किसी का कंसंट्रेशन 100 है, तो जो उसका हाफ लाइफ टाइम है ना, या कंसंट्रेशन हो गया या हाफ लाइफ टाइम होगा। हाफ लाइफ टाइम कितना हो गया?
7 है, ठीक है। जब यस उसका कंसंट्रेशन 200 है तो इसका हाफ लाइफ टाइम लगभग कितना हो गया? 3.7 के आसपास हो गया। और जब उसका कंसंट्रेशन 400 हुआ तो उसका हाफ लाइफ टाइम पता है कितना हो गया? 1 के आसपास आ गया। 1 नहीं, मतलब कि ऐसे 2 के आसपास आ गया। तो बताओ उसका ऑर्डर क्या है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब हम कंसंट्रेशन 2 गुना कर रहे हैं तो हाफ लाइफ टाइम कितना हो रहा है? हाफ, 0 ऑर्डर सर। हाफ हो जाएगा। ये बताओ जो हाफ लाइफ टाइम था आपने क्या पढ़ा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर n-1 यस सर। या फिर 1 - n, ऐसे कुछ था ना? 1 - n था, ऐसे ही ना था? ये बताओ कि अगर हमें क्या करना है, आप बताओ कितना आंसर आना चाहिए? n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये बताओ n की वैल्यू 1 आएगा तो क्या डिपेंड करेगा? नो सर। नहीं करेगा। सर 0 ऑर्डर। अगर n की वैल्यू 2 आ गया तो सर 2 आएगा तो वो डायरेक्टली हो जाएगा फिर, क्योंकि a की पावर -1 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। इसका ना, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है कि जो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है ना, वह 1/a पे पावर n-1 होता है। क्या होता है? n-1 होता है। तो अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कहने का मतलब ये कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/a हो जाएगा ना। मतलब कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा? कम होगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाती है? लगभग 2 के आसपास आ जाती है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। आप लोग पूरा कोशिश करना ये सब करने का, ठीक है? ये सब करने का आप लोग पूरा कोशिश करना। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और मैं काइनेटिक्स में बताता हूँ ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर का आता है। फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ टाइम, इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो आप लोग ने इसको काफी अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट ऑर्डर में कैसे क्वेश्चन को डील करोगे और हाफ लाइफ टाइम में कैसे क्वेश्चन को डील करोगे। क्या यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ये सब आप लोग देखते जाना, देखते जाना। अब कौन सा चैप्टर बचा है बताओ? पी सर ब्लॉक बचा है। वो भी तो है कार्बन। अच्छा वो तो क्या? पी ब्लॉक में हमें 4 पढ़ने हैं, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं ना, वो 17 और 18 से बनते हैं। अगर मान लो 15 ग्रुप से बना, 15 ग्रुप क्या है, तो इसमें से पूछेगा कि किसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, यही सब पूछेगा। अगर 17-18 से क्वेश्चन पूछेगा तो 18 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हीलियम का पूछता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछता है। और एक नहीं है जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं सब समुद्र के नीचे, तो कौन सा गैस लेके जाते हैं सब? यस सर। वो वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है। मतलब कि इसके यूजेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर 18 वाले ग्रुप से पूछेगा, 18 वाले ग्रुप से पूछेगा ना, तो इसके यूजेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे ही है, ठीक है। और भी किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर और भी किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग मेरे से बातें कर ले, ठीक है। अब यह हीलियम हो गया। 17 ग्रुप वाले का अपना क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब आप लोग ट्रेंड पढ़ लेना। रेडियस, मतलब इन सब के लिए रेडियस पढ़ लेना आप लोग। रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और क्या बचा हमारे पास? यूजेज, ठीक है। यूजेज, ये सब आप लोग देख लेना। इन्हीं सब में से ज्यादा क्वेश्चन आएगा और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन के चांसेस नहीं बनते। किसी और को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मैसेज कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।